हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। देखिए, आज हम शुरू करेंगे साइंस का एमसीक्यू महामैराथन। एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो भी क्वेश्चन उसमें महत्वपूर्ण हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम साइंस का करेंगे। और इससे पहले भी हमने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का जो है एमसीक्यू चैप्टर वाइज करवा दिए हैं, लेकिन अभी जो है महामैराथन के तौर पर आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको देखने को साइंस के मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और यह हर एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, वैसे जीव जो अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं कहलाते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो भोजन खुद संश्लेषित करता है वो स्वपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। देखिए, वैसे जीव जो अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी स्वपोषी जो है या स्वपोषित वे सजीव हैं जो साधारण अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, और इस कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा के लिए वे प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। स्वपोषी सजीवों को खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? उत्पादक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, उसको आप क्या कहते हैं? जो कहलाता है, तो इसको आप क्लोरोफिल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। इसमें रंध्र है, कोशिका है, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। देखिए, पर्ण हरित हरित लवक पर्ण हरिम या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है, और यह जो है वर्णक पत्तों के हरे रंग का जो है कारण है। वर्ण क्या है? यह वर्णक पत्तों के हरे रंग के कारण होता है, और यह जो है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है, और इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण से जो है हमें क्या प्राप्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण से आपको कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, इनमें से मतलब कि दोनों के दोनों सही हैं, 1 और 2, 3 नंबर में इसमें है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में हमें ग्लूकोज C6H12 और O6 यानी कि ग्लूकोज नामक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और यहाँ पर याद रखेंगे कि इसमें जो है कार्बन, आप जानते हैं कि सी से इसका डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से करते हैं। तो तत्व के परमाणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से ही प्राप्त होते हैं, और क्लोरोफिल जो है एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है, और यह जो प्रकाश संश्लेषण का क्या है? मुख्य वर्णक है। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है कीट भक्षी पादप का उदाहरण है? मशरूम है, कैक्टस है, वीनस फ्लाई टेप है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा वीनस फ्लाई टेप। देखिए, कीट भक्षी पौधे वे पौधे होते हैं जो जानवरों मतलब कीड़ों और अन्य जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं को फंसाकर या उनका उपभोग करके अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। देखिए, आपको ये भी याद रखना है कि कीट भक्षी जो होते हैं वो क्या होते हैं कि नाइट्रोजन की कमी जहाँ पर होती है मिट्टी में, वहाँ पर वो उगते हैं। कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं, और वे विभिन्न कीड़ों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, और नेफेंथिस हो गया, डायोनिया हो गया, ये सारे जो हैं होते हैं। पीचर पौधा भी होता है। तो ये सारे याद रखेंगे कि कीटभक्षी पादप के उदाहरण हैं। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि कवक किस प्रकार के पोषण वाली जो प्रणाली से अपना जो है पोषण प्राप्त करते हैं। मतलब कवक जो है किस प्रकार के पोषण प्रणाली से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो कवक जो है वह मृत जीवी पोषण प्रणाली, यहाँ पर परपोषी है, समपोषी है, तो यहाँ पर तीसरा नंबर है मृत जीवी पोषण प्रणाली। याद रखना है कि कवक जो है शरीरगृही व विघटनकारी पदार्थों पर उगती है, और इन्हीं पदार्थों पर कवक पाचक रसों का स्राव कर उसे विलयन में बदल देती है, और इसी विलयन रूपी भोजन को कवक अवशोषित कर लेता है, और इस पोषण प्रणाली को ही मृतजीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। और इस पोषण प्रणाली को उपयोग में लाने वाले पादपों को मृतजीवी या मृतोपजीवी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कुछ जीवाणु विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कुछ जीवाणु जो है विलय पदार्थों में परिवर्तित करता है, उसको क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल है, लाइकिन है, राइजोबियम है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा राइजोबियम। देखिए, राइजोबियम जिसको बैक्टीरिया भी कहते हैं, राइजोबियम जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निर्धारित करता है, और फलीदार पौधे को जड़ों में बढ़ने वाले नोड्यूल्स में पाया जाता है,
और राइबोजियम एक जीवाणु है जो फलीदार पौधे की मूल ग्रंथि के साथ सहजीवी संपर्क में रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वे जीव जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सरल कच्चे पदार्थों का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करते हैं कहलाते हैं। उसको स्वपोषी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं उसको स्वपोषी कहा जाता है। इसीलिए पौधे को स्वपोषी भी कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी ही कहते हैं पौधे को। क्या कहते हैं? स्वपोषी। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा? पहला है रक्षक कोशिकाएं हैं, क्लोरोफिल है, रिक्तिका है और कोशिकाओं के बीच स्थान। अगर आप देखेंगे कि क्लोरोफिल नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। दूसरा नंबर यहाँ पर उत्तर है। देखिए, पादपों में क्लोरोफिल नामक क्या होता है कि हरा रंग द्रव्य पाया जाता है होता है। यह पत्तियों को सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करने में मदद करता है और इस ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन आपको सही है? पहला है कि सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अधिकांश जानवर स्वपोषी हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो यहाँ पर उत्तर 1, 4, केवल 2, 2, 3 और 1, 2 है। तो उत्तर हो जाएगा 1 और 4। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन मुक्त होती है। और पहला है कि सभी जो हरे पौधे होते हैं क्या होते हैं? स्वयं भोजन बनाते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि सभी हरे पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं, हमने पहले ही बताया, और उसको स्वपोषी कहते हैं। और जानवर को अधिकांश जो भी जानवर होते हैं वह अपना भोजन जो है स्वयं तैयार नहीं करते हैं, वो किसी पर निर्भर रहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आवश्यक रूप है। और इस प्रक्रिया के दौरान जो है ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम कि, और इसमें एक पॉइंट और याद रखें कि जानवर और अधिकांश अन्य जीव पौधे द्वारा तैयार भोजन ग्रहण करते हैं। ये तो हमने आपको बताया कि जो जानवर होते हैं, जैसे पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधे को कौन खाता है? तो हिरन खाता है। हिरन को कौन खाता है? तो बाघ खाता है, शेर खाता है। तो ये पिरामिड है, पिरामिड को आप समझे होंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आएगा क्वेश्चन, आपको हम वो भी बताएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पिंचर प्लांट कीड़ों को पिंचर प्लांट जो है कीड़ों को फंसाता है क्योंकि यह क्या होता है? क्योंकि यह उस मिट्टी में उगता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। पहले भी हमने इसके बारे में बताया कि घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है जो नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगता है। और घरे जैसे या सुराही जैसी संरचना घटपर्णी के पौधों में पत्ती को संशोधित भाग, मतलब इसमें जो है पत्ती की संशोधित भाग है। और इसके बारे में आप सीटेट पास किए होंगे तो उसमें भी पढ़े होंगे और अन्य एग्जाम में भी आपको देखने को मिलता है। और एनसीईआरटी में तो अच्छी तरीके से आपको एक जो है पॉइंट में आपको सारी बातें बताई गई है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड में पोषण की विधि के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह कौन है? यहाँ पर देखेंगे स्वपोषी है, कीटभक्षी है, सेप्रोफाइटिक है और परजीवी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेप्रोफाइटिक। देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत और सड़ने वाले पदार्थों के जो है पदार्थों से पोषण तत्व लेते हैं उसको मृतोपजीवी कहते हैं। इसको आप इंग्लिश में सेप्रोफाइटिक कहते हैं। और मृत पोषित पोषण प्रणाली वाले ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया जैसे जीवों को परजीवी कहा जाता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि जब हम किसी पत्ती को निचली सतह को आवर्धक लेंस से देखते हैं तो हमें अनेक छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसे छिद्र को निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिया गया? एस्टामेटा है, लूमना है, मध्य रेशिया है और नसे। तो इसका उत्तर हो जाएगा एस्टोमेटा। एस्टोमेटा। देखिए, एस्टोमेटा पत्तियों पर जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ये जो है आमतौर पर पत्तियों के नीचे की तरफ पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जो जीव यहाँ पर है दो जीव अच्छे मित्र हैं और एक साथ रहते हैं।
एक आश्रय, पानी और पोषण तत्व प्रदान करता है, और जबकि दूसरा जो है भोजन तैयार करता है, भोजन तैयार करता है और प्रदान करता है। जीवों के ऐसे संघ को क्या कहते हैं, मतलब उसको क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइट, परजीवी, ऑटोट्रॉफ और सहजीवन। तो इसको आप सहजीवन कहे जाते हैं या कहते हैं। देखिए, कुछ जीव जो है एक साथ रहता है और सहजीवी संबंध में आश्रय और पोषक तत्व दोनों साझा करता है। और उदाहरण के लिए आपको कवक पौधे की जड़ों के अंदर रहते हैं, ये याद रखने हैं। और पौधे कवक को पोषक तत्व प्रदान करते हैं और बदले में कवक जो है पानी और कुछ पोषक तत्व उसको पौधे को प्रदान करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा पदार्थ हवा में उपलब्ध है? आप सब जानते हैं कि कच्चा पदार्थ हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है क्लोरोफिल, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, ये सारे के सारी आवश्यकताएं हैं। क्या क्या है? क्लोरोफिल चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उपलब्ध है। क्या है? ये हवा में उपलब्ध है। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? अगर जटिल पदार्थ है, सरल पदार्थ में टूट रहा है या परिवर्तित हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? शोषण, विखंडन, उत्सर्जन या पाचन। तो इसको आप पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको आप पाचन कहते हैं। देखिए, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। इसको कहते हैं, और ये जो प्रक्रम हो रहा है उसको पाचन कहते हैं। और भोजन के अंतर्गत की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी जो होता है, हमिंग बर्ड, पौधे का मकरंद चूसते हैं। और मानव एवं कुछ अन्य जंतु जो होता है उसमें शिशु जो है माँ का दूध पीता है। ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि पाचन तंत्र के सबसे अगले भाग को कहते हैं ग्रास नली कहते हैं, आमाशय, मुख गुहिका या गुदा। तो इसको आप मुख गुहिका कहते हैं। आप सब जानते हैं कि यहाँ से आपका जो है ये क्या है, आप बना देंगे चित्र तो इस प्रकार से। तो मनुष्य में जो है पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। और पाचन तंत्र के सबसे अगले भाग जो होते हैं उसको मुख गुहिका कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मुख गुहिका कहते हैं। और मुख जो होता है मतलब कि मुंह जिसको बोलते हैं, मुंह गुहा या मुख गुहिका में दांत, जीभ, लाल ग्रंथि, ये सब क्या होता है कि दांत जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और उसे क्या करता है, चबाता है, पीसता है। आप सब खाते हैं तो आपको पता है, सभी खाते हैं तो इसी प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं। सबसे पहले मुख गुहिका, तब ग्रास नली। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि जीभ का कार्य निम्न में से कौन है? जीभ मतलब कि जीभ जो है आप बोलने में सहायक, इसके लिए पहला ऑप्शन है, यह भोजन में लार मिलाने में, और यह जो है स्वाद पता लगाने में, इनमें से सभी। तो ये सभी के सभी यहाँ पर उत्तर आपको हो जाएंगे। यहाँ पर याद रखना कि जीभ जो है मुख द्वार में भोजन में जो है लार का मिश्रण करता है, तथा यह जो है भोजन के स्वाद का पता लगाता है। साथ ही यह जो है बोलने में भी आपकी सहायता प्रदान करता है। और लार को मिलाने और निगलने के अलावा जो है जीभ स्वाद कलिकाओं की मदद में विभिन्न स्वाद की मदद आपको करता है। आगे का भाग जो है मीठा के लिए, ये जो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति जो है पर उंगली के समान उभरी हुई एक संरचना होती है, उसको आप क्या कहते हैं? तो इसको आप दीर्घरोम कहते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि जो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति का उंगली के समान उभरी हुई एक संरचना होती है उसको दीर्घरोम कहते हैं। और दीर्घरोम यह जो है उंगली जैसी संरचना है जिसकी जो है इसकी जो है भित्तियां बहुत पतली होती है। और दीर्घरोम के पास जो है सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का एक जाल होता है। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो आप सब जानते हैं मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, और जो है दाढ़ होता है। देखिए, इसमें कृंतक जो है उपयोग उसका क्या होता है कि काटने में, कैनाइन का उपयोग फाड़ने में, और प्रीमोलर का उपयोग जो है कुचलने या पीसने में, और जिसको दाढ़ बोलते हैं उसको जो क्या करता है कि भोजन को चबाने और पीसने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि भोजन के साथ आए जीवाणुओं को आमाशय में किसकी सहायता से नष्ट किया जाता है? तो यह अम्ल है।
क्या है, यह अम्ल है। देखिए भोजन के साथ आया हुआ जो जीवाणु है वह अम्ल के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। और पाचक रस, जिसको जठरस भी बोलते हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। एवं जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा भोजन को अम्लीय बना देता है, जिससे क्या होता है, पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि नीचे 1 और 4 तक दिया गया है, कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, जिसमें है कि उबले और मसले हुए आलू हैं, ग्लूकोज घोल है, ब्रेड का एक टुकड़ा है, सरसों का तेल है। इसमें है कि आयोडीन के साथ परीक्षण करने का पर जो है उपयुक्त में से कौन जो है नीला और काला रंग देगा। मतलब अगर आप आयोडीन के साथ परीक्षण कर रहे हैं तो यहाँ पर उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, तो उत्तर देखेंगे 1 2 2 1 3 है और 2 3 है और 3 4 है। तो उत्तर इसका हो जाएगा आपको 1 और 3। देखिए उबले और मसले हुए आलू हैं और ब्रेड का एक टुकड़ा है। यहाँ पर याद रखना है कि स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट का युक्त भोजन आयोडीन के साथ प्रतिक्रिया करने पर नीला और काला रंग जो है देता है। और आलू और ब्रेड का टुकड़ा जो है कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए जो है आयोडीन के साथ परीक्षण करने पर नीला काला रंग देगा। यहाँ पर याद रखें दोनों को। और ग्लूकोज का जो घोल एक साधारण चीनी है, जबकि सरसों का तेल क्या है, एक वसा है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से दांतों का कौन सा ओरा संरचना में भिन्न है, तो लेकिन कार्य में समान है। तो आप पहले भी हमने आपको बताया कि इसमें जो है दाढ़ और प्रीमोलर है, आपको चबाने और पीसने में जो मदद करता है। देखिए मोलर जो है खड़ और प्रीमोलर भोजन को चबाने में या पीसने में जो है इसका कार्य होता है। मोलर क्या करता है, चौड़ी होती है, मोलर क्या होता है, चौड़ा होता है। और प्रीमोलर की तुलना में उनकी कटक जो है संरचना भिन्न होती है। केनाइन क्या होता है, केनाइन या स्वदंत जिसको बोलते हैं, का उपयोग जो है भोजन या मांस को फाड़ने के लिए किया जाता है। और मुख्य रूप से जो है मांसाहारी जानवरों में यह मौजूद आपको देखने को मिलता है। और कृंतक क्या होता है कि कृंतक दांतों का पहला सेट होता है जो शिशु में विकसित होता है। इसको उपयोग में जो है इसका उपयोग जो है काटने के लिए किया जाता है। जो आगे का भाग अगर दांत में देखेंगे तो आगे का जो भाग होता है वो वाला भाग। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि नीचे दी गई शर्तों पर ध्यान आपको देना है। निम्नलिखित में से कौन सा सेट उन अंगों का सही संयोजक है जो पाचन कार्य नहीं करता है। ग्रास नली बरियात है, मलाशय है, मुख गुहा ग्रास नली मलाशय है, मुख गुहा ग्रास नली बरियात है, छोटी आंत बरियात और मलाशय है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर देखेंगे तो ग्रास नली बरियात और मलाशय है। यहाँ पर देखिए मानव शरीर में ग्रास नली बरियात और मलाशय जो है कोई पाचन कार्य नहीं करता है। भोजन नली या अगर प्रणाली निगले हुए भोजन को आहार नाल में पहुंचाता है। और बड़ी आंत जो है अपाच्य भोजन सामग्री से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करती है। शेष अवशिष्ट मलाशय में चला जाता है जो मल द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिसे वही क्षेपण कहा जाता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पहला। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर किसके कारण जाता है। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भोजन नली की दीवार में मांसपेशियों का संकुचन। भोजन नली में दीवार में मांसपेशियों का संकुचन, गुरुत्वाकर्षण में खिंचाव है, भोजन के साथ जो है पानी का प्रभाव है, पेशीय जीव द्वारा प्रदान किया गया बल है। तो यहाँ पर उत्तर जो है वो हो जाएगा चौथा। देखिए भोजन निकला हुआ भोजन जो है नली या अग्र प्रणाली में चला जाता है जो गर्दन और छाती से होकर गुजरता है। और भोजन नली की दीवार में मौजूदा जो मांसपेशियां के संकुचन के कारण जो है भोजन आहार नाल में नीचे की ओर ढकेला जाता है। और यह जो है गति संपूर्ण आहार नाल में होती है और भोजन को निचले की ओर ढकेलती है, नीचे की ओर ढकेलता है। यहाँ पर चौथा नंबर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पेट में मौजूद एसिड जो है वो क्या करता है, तो भोजन के साथ प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। पेट की परत को हानिकारक पदार्थों से बचाता है, स्टार्च को शर्करा में बचाता है, माध्यम को क्षारीय बनाता है। देखिए यहाँ पर उत्तर जो है वो हो जाएगा यहाँ पर पहला नंबर ही कि पेट की अंदरूनी परत जैसे कि श्लेष्मा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचन रस साबित करती है। और श्लेष्मा की परत की रक्षा करता है और एसिड भोजन के साथ प्रवेश करने वाले कई बैक्टीरिया को मारता है और पेट में जो है माध्यम को अम्लीय बनाता है और पाचन रस को कार्य करने में मदद करता है। तो उत्तर यहाँ पर एक। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा की
उंगली जैसी वृद्धि भोजन ग्रहण करने में मदद करती है। हालांकि मानव आंत की उंगली जो है जैसी वृद्धि के मतलब किसको मदद करती है आपको बताना है। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। देखिए मनुष्य की छोटी आंत की भीतरी दीवारों में उंगली जैसी वृद्धि को बिली कहा जाता है और बिली की सतह पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करता है और अवशोषित पदार्थ जो है रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं और जहां उनका उपयोग जो है जटिल पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि छोटी आंत के बिली के संदर्भ में निम्नलिखित, अभी तो आपने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, बताना है कि बिली की कथन के बारे में आपको बताना है। पहले है कि इनकी दीवारें बहुत पतली, दूसरा है कि उनकी जो है सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है। इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है। चौथा है कि वे उंगली जैसे परिक्षेपण। आपको इसमें बताना है कि पहचान करें जो बिली को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में सक्षम बनाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। यहाँ पर तीसरा नंबर नहीं है। देखिए छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर हजारों उंगलियों जैसी वृद्धि होती है जिन्हें क्या कहते हैं, बिली कहते हैं। और बिली जो है पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है और भोजन बिली की सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है और बिली की सतह बचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करता है। तो इसलिए जो है 1, 2 और 4 जो है यहाँ पर सही उत्तर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा के नकली पैर का उपयोग किया जाता है तो केवल पचाने, भोजन को कब्जा करने, भोजन और चलने पर कब्जा, केवल गैसों का आदान प्रदान करने। तो यहाँ पर उत्तर जो है वो हो जाएगा भोजन और चलने पर कब्जा। देखिए भोजन अमीबा जो है एक सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अमीबा क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है और यह जो लगातार अपना आकार और स्थिति क्या करता है, बदलते रहता है और यह भोजन को पकड़ने के लिए एक या अधिक उंगली जैसे परिक्षेपणों को बाहर बहुत ढकेलता रहता है जिससे स्यूडोपिया या झूठे पैर जिसको आप कहते हैं, जिसको स्यूडोपिया या झूठे पैर कहा जाता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि लार में मौजूद एंजाइम परिवर्तित हो जाते हैं तो ये किस में परिवर्तित होते हैं, तो यह जो है स्टार्च को सरल शर्करा में बदल देता है। दूसरा नंबर यहाँ पर सही है कि मुंह में लार ग्रंथियां जो हैं लार स्रावित करती है और लार में मौजूद एंजाइम स्टार्च को क्या करता है, शर्करा में तोड़ देता है और भोजन के जटिल घटकों का सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है और इसलिए जो है पाचन की प्रक्रिया हमारे मुंह में ही शुरू हो जाती है। भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाचन की प्रक्रिया जो है कहाँ शुरू होती है, सबसे पहले तो हमारे मुंह में शुरू होती है, मुख में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जुगाली करने वाले जानवरों के भोजन को जुगाली करने वाला नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि निगला हुआ और बिना पचा हुआ भोजन, जो पचा हुआ भोजन नहीं होता है वो, और निगल लिया और आंशिक रूप से पच गया, ठीक से चबाया गया, आंशिक रूप से पचाया गया, ठीक से चबाया गया और पूरी तरह पच गया। यहाँ पर देखिए उत्तर जो है वह हो जाएगा दूसरा। देखिए निगल लिया पहले और उसके बाद जो है आंशिक रूप से चबाता है। देखते होंगे कि गाय या भैंस बैठी हुई है और जो है जुगाली कर रही है। देखिए जुगाली करने वाले के पेट का यह भाग जो है इसमें कच्चा भोजन जमा होता है जिसको रूमेन कहते हैं और रूमेन में जो है भोजन आंशिक रूप से पचता है और उसे जो है कड कहा जाता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि जुगाली करने वाले पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करने में सही आपको क्रम चुनना है। तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले होता है निगलना, आंशिक पाचन, जुगाली करना और पूर्ण पाचन। तो यहाँ पर उत्तर तो पहले ही में ही है कि पहले निगलेगा, फिर आंशिक पाचन उसका होगा, फिर जुगाली करेगा तब पूर्ण पाचन होगा। ठीक है। घास खाने वाले जो जानवर होते हैं वह क्या करते हैं, तुरंत खाते हैं और निगल लेते हैं और पेट को रूमेन नामक हिस्से में जमा, मतलब जो भी खाते निगलते हैं उसके पेट के कहाँ, तो रूमेन नामक हिस्से में वो जमा कर लेते हैं और रूमेन में जो है भोजन आंशिक रूप से पचता है और इसे कट कहा जाता है। लेकिन बाद में जुगाली छोटी छोटी गांठों के रूप में मुंह में लौट आती है और उसे क्या करता है, तो जानवर जो है चबा जाता है। इस प्रक्रिया को पागुर कहा जाता है और इसलिए जो है जुगाली करने वाले जो पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करने वाले शब्दों का सही क्रम आप देखेंगे तो यहाँ पर निगलना, आंशिक पाचन, जुगाली और पूर्ण चबाना, ये प्रक्रियाएं होती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सेल्यूलोज जो है युक्त खाद्य पदार्थ मनुष्य में रोक्षांश का अच्छा स्रोत है, क्योंकि
क्योंकि क्या होता है कि मनुष्य में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होता है। तो यही इसका उत्तर भी है। देखिए आपको हम बता दें कि जो सेलुलोज को जुगालू करने वाले जानवर जो होते हैं पचा सकते हैं, लेकिन मनुष्य जो है उसको नहीं पचा सकता है। उसमें पूंछड़ी होता है, मतलब पूंछ होता है। और अन्य भी उदाहरण है उसके। देखिए अन्न प्रणाली और छोटी आंत की एक जो है आंत की बीच एक बड़ी थैली जैसी संरचना होती है जिसे रूमेन कहते हैं, जो आपको हमने अभी तक बताया। और यहाँ जो है भोजन का सेल्यूलोज और बैक्टीरिया की एक क्रिया द्वारा पचता है, जो मनुष्यों में क्या होता है मौजूद नहीं होता है। मनुष्यों में क्या होता है कि सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ रुच्छेद के रूप में कार्य करते हैं और हमारे शरीर को अपाच्य भोजन से छुटकारा पाने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर जो है पहला ही सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रेशम प्राप्त करने के लिए जो है रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है, तो इसको आप क्या कहते हैं? तो इसको आप रेशम उत्पादन कहते हैं। देखिए सेरीकल्चर जिसको बोलते हैं आप, सेरीकल्चर का अर्थ होता है रेशम का खेती या रेशम का उत्पादन। ठीक है, सेरीकल्चर। और रेशम पदार्थ रेशम जो है प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन जो होता है उसको रेशम उत्पादन कहते हैं। और कहीं कहीं आपको सेरीकल्चर भी कहता है कि रेशम के कीड़ों का पालना क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का एक प्रकार नहीं है? देखिए शहतूत रेशम है, तसर रेशम, मूंगा रेशम और मोथ रेशम। तो यहाँ पर उत्तर जो है मोथ रेशम इसका प्रकार रेशम का नहीं है। देखिए अलग अलग रेशम कीट अलग अलग रेशम का उत्पादन करते हैं, जैसे शहतूत रेशम हो गया, तरस रेशम, कोसा, मूंगा, ये सब रेशम है। और सबसे सामान्य जो रेशम होता है वो होता है शहतूत रेशम। और कीट रेशम एक प्रकार का रेशम नहीं है। ठीक है, और रेशम की कीट रेशम जो है वह केटरपिलर है। यहाँ पर जो है उत्तर आपका हो जाएगा चौथा नंबर। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि पहली जो है जानवर को मारे बिना मारे बिना प्राप्त पशु रेशे से बना एक उपहार खरीदना चाहती है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा वह जो है खरीद सकती है। तो ऊनी शॉल है, रेशम का दुपट्टा है, पशु के फर की टोपी है, चमड़े की जैकेट है। तो यहाँ पर मनुष्य अगर नहीं जानवर को मार रहा है तो आप जानते हैं कि ऊन, जो ऊनी शॉल होता है, पहला नंबर याद रखेंगे कि ऊनी शॉल जो होता है उसके बाल से बनता है। किससे बनता है? बाल से। ऊन, भेड़, याक, बकरी, जो बकरी है उसके बालों से यह बनाया जाता है, उसकी हत्या नहीं की जाती है। और जबकि आप रेशम कोकून को मारकर प्राप्त किया जाता है। फर और चमड़ा जो है मृत जानवरों की खाल या उन्हें मारकर प्राप्त किया जाता है। ये याद रखना है कि जो ऊनी शॉल है वह बाल से बनते हैं, उसको मारकर मनुष्य के लिए नहीं। जो भी उपहार खरीदना चाह रही है वह हो सकता है। अगर मारकर खरीदना है तो यहाँ पशु के फर की टोपी, चमड़े के जैकेट, ये सारे रेशम का दुपट्टा, ये सारे आते हैं। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि रेशम जो है रेशम का रेशा प्राप्त होता है, तो अभी आपने पढ़ा कि ये कोकून से प्राप्त होता है। किससे? कोकून से। तीसरा नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। रेशम का प्राकृतिक रेशा जो रेशम कीट नामक कीट से प्राप्त होता है, और रेशम कीट द्वारा स्रावित प्रोटीन फाइबर वातावरण के संपर्क में आने पर क्या होता है? कठोर हो जाता है और रेशम फाइबर बन जाता है। और रेशम कीट पूरी तरह से रेशम के जो है रेशे से ढक जाता है और इस अनावरण को कोकून कहा जाता है, जिसे रेशम के रेशे प्राप्त करने के लिए आगे संसाधित किया जाता है। ठीक है, आगे की हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऊनी रेशा जो है निम्नलिखित में से किस से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? बकरी है, लामा है, अल्पाका है, मोथ है। तो यहाँ पर उत्तर जो है वही होगा कि मोथ। देखिए यहाँ पर उत्तर मोथ होगा। देखिए ऊन का रेशा जो है बकरी, भेड़, याक, लामा और अल्पाका जैसे जानवरों से के बालों से आप प्राप्त करते हैं। और सिल्क जो है मोथ अंडे होता है, जो रेशम के कीड़ों में विकसित होकर जो है रेशम पैदा करता है, लेकिन ऊन नहीं। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है। पहला है कि वांछित गुणों वाला संतानों का चयन है, वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन है, प्रजनन के लिए एक क्षेत्र का चयन है। तो और चौथा है कि अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन के लिए अच्छे बालों का चयन। तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा वांछित
गुणों वाले जो हैं माता पिता का चयन। देखिए अपनी संतानों में विशेष लक्षण जैसे भेड़ के बच्चे के मुलायम बाल प्राप्त करने के लिए चयनात्मक माता पिता के प्रजनन की प्रक्रिया को चयनात्मक प्रजनन कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा नंबर यहाँ पर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि भेड़ के सिर कतरने में होने वाली सामान्य प्रक्रिया क्या है? तो सामान्य प्रक्रिया है ऊन को हटाना। देखिए भेड़ के कटे हुए ऊनी जो कोट होते हैं को त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन कहा जाता है, और भेड़ों के ऊन जो है निकालना ऊन काटना कहलाता है। ठीक है, और इस रेजर से या कतरनी मशीन के माध्यम से मैनुअल रूप से इसका काम जो है किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रेशम उत्पादन शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो ये भी आप जानते हैं कि रेशम कीट पालन के लिए किया जाता है, पहले भी हम आपने पढ़ा है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि रेशम की रीलिंग है। रेशम की रीलिंग क्या है? तो रेशम का रीलिंग जो होता है वो कोकून से रेशम के धागे निकालने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रेशम के कीड़े किससे बने रेशे का स्राव करते हैं? तो इसका भी आपने उत्तर अभी तक पढ़ा कि यह जो है प्रोटीन है। देखिए रेशम कीट एक प्रोटीन से बना फाइबर स्रावित करता है, यहाँ पर उत्तर प्रोटीन हो जाएगा, और जो हवा के संपर्क में आने पर क्या होता है? कठोर हो जाता है और रेशम फाइबर यह बन जाता है। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ताप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ताप मापने वाले जो यंत्र होते हैं उसको आप तापमापी या थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। यह जो है क्या करता है, ताप की जो ताप है उसकी प्रवणता को मापता है। मनुष्य के शरीर का जो है ताप मापने में आप थर्मामीटर को उपयोग करते हैं, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। मानव जो शरीर है क्या होता है, सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी याद रखना है आपको। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है उसमें हम किस तापक्रम के क्रम को मापते हैं? तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जो है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका मापन होता है, और मानव मनुष्य जो है उसका जो सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री होता है। ठीक है, और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जब मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यही कारण है कि थर्मामीटर जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका ही जो है माप होता है। और एक डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी संकीर्ण और एक समान कांच की नली होती है जो आप इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब तो इलेक्ट्रिक भी थर्मामीटर आ गया है बहुत, जिसका उपयोग आप करते हैं। यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सही है कथन है उसको पहचानना है आपको। पहला है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग जो है उबलते द्रव्य का ताप मापने, यहाँ पर तो गलत हो गया। दूसरा है कि कमरे का ताप जो है मापने में थर्मामीटर का परिचय 30 डिग्री जो है सेंटीग्रेड, ये भी गलत है। और तीसरा कि प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, एकदम सही है। ये क्या है? एकदम सही है। देखिए आपको यहाँ बता दें कि प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो है परिसर जो है डॉक्टरी थर्मामीटर से क्या होता है? अधिक होता है। इसमें जो है इसका परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना है। अगला नंबर यहाँ पर याद रखेंगे कि क्वेश्चन है अगला है कि हम सूर्य से हम तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा आती है? चालन है, संवहन है, विकिरण है, इनमें से कोई? आप सब जानते हैं कि विकिरण प्रक्रम के द्वारा जो है सूर्य से हम तक ऊष्मा आती है। विकिरण वह विधि है जो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का हस्तांतरण करती है, और ऊष्मा जो है ऊर्जा आमतौर पर प्रकाश से आप लेते हैं। और देखते हैं कि जो सूर्य की ऊर्जा जो है पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.2 मिनट जो है आपको लगता है, कहीं कहीं 8 मिनट भी है। तो सूर्य की कई किरणें जो है पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में होती है, और इस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण जो है तापीय विकिरण के रूप में किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचार किस प्रक्रम से होता है? बताना है। चालन है, संवहन है, विकिरण है? तो उत्तर जो है यहाँ पर चालन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर याद रखना है कि मुख्य रूप से चालन जो है चालन मुख्य रूप से ठोस पदार्थों में होता है,
और ठोस पदार्थों में ऊष्मा का जो है स्थानांतरण अधिकतम होता है, क्योंकि उनके परमाणु और अनुद्रव और गैस की तुलना में एक साथ बहुत निकट स्थित होते हैं। ठोस कठोर होते हैं और इनमें जो है जो है चालकता होती है, जिसे सुचालक कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वैसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा को अपने से होकर गुजरने देता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सुचालक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा भी पूछा गया, अन्य एग्जाम में भी पूछे गए हैं। पहला कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर्दियों की सुबह संगमरमर की टाइल जो है लकड़ी की टाइल की तुलना में ठंडी महसूस होती है, क्योंकि संगमरमर की टाइल क्या होती है? तो संगमरमर की टाइल जो है लकड़ी की टाइल की तुलना में गर्मी का बेहतर संवाहक है। दूसरा कि संगमरमर की जो टाइल है को पॉलिश किया जाता है, और जबकि लकड़ी की टाइल को पॉलिश नहीं किया जाता है। और तीसरा कि संगमरमर की टाइल की तुलना में जो है लकड़ी की टाइल की तुलना में अधिक गर्मी को दर्शाता है, और लकड़ी की टाइल की तुलना में जो है गर्मी का खराब कंडक्टर है। तो यहाँ पर उत्तर जो है वो हो जाएगा, याद रखेंगे कि जो पदार्थ ऊष्मा को अपने अंदर जो है आसानी से गुजरने देता है उसमें क्या होता है, वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और संगमरमर की टाइल जो है लकड़ी की टाइल की तुलना में गर्मी का बेहतर संवाहक है, जो सर्दियों में गर्मी की टाइल की तुलना में ठंडा का एहसास कराती है। क्या करता है? ये ठंडा का एहसास गर्मी में जो लकड़ी की तुलना में वह करवाता है। तो उत्तर में यहाँ पर हो जाएगा पहला। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय स्वभाव का नहीं है? तो नींबू का रस है, इमली है, आम का जो है कच्चा आम है, लेकिन खाने का सोडा जो है वह अम्लीय स्वभाव का यहाँ पर नहीं है। देखिए, खाने की सोडा का विलयन जो है एक क्षारीय विलयन है, और इसका पीएच जो है 7 होता है, और इस प्रकार प्रकृति में क्षारीय हो जाता है। तो यहाँ पर उत्तर जो है यह खाने का सोडा में क्षारीय हो जाएगा, लेकिन अम्लीय में नींबू का रस, इमली का जाम, ये सारे के सारे हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि सिरके में डैश अम्ल उपलब्ध होता है? तो सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। देखिए, इसका क्या है? खट्टा स्वाद है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, जिसके कारण क्या होता है? यह खट्टा होता है। और एसिटिक अम्ल जो इसका रासायनिक सूत्र देखेंगे तो CH3COOH, जिसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है एक कार्बनिक अम्ल है, जिसकी वजह से जो है सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। और यह जो है इस मामले में एक कमजोर अम्ल है। यह एक कमजोर अम्ल है कि इसके अम्ल जो है जलीय विलयन में यह अम्ल केवल आंशिक रूप में विभाजित होता है। तो यहाँ पर उत्तर जो है यह एसिटिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है? हल्दी है, गुलहर है, पंखड़ियाँ हैं, लिटमस है। तो यहाँ पर उत्तर जो है तीनों के तीनों तो हैं सूचक, लेकिन इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि चूने के पानी में पाए जाने वाले हाइड्रोक्साइड क्या? तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। वो क्या है? तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। याद रखना है यहाँ पर कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन का सामान्य नाम चूने का पानी है। ठीक है। क्या है इसका नाम? चूने का पानी। देखिए, चूने का पानी शुद्ध जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर और जो है अतिरिक्त अघुलनशील को छानकर तैयार किया जाता है, और यह जो है प्रकृति में क्षारीय होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दूधिया मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र है वो है Mg। ऐसे याद रखेंगे, इसका नाम जो है MgOH2। ठीक है। देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, और एक एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक सरल निराकरण द्वारा काम करता है, जहां पानी का उत्पादन करने के लिए पेंट में पार्श्विका कोशिकाओं के द्वारा जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में उत्पादित अम्लीय जो कि H+, और Mg जो होता है Mg, यहाँ पर अच्छे से लिखा नहीं रहा है, OH2 के हाइड्रोक्साइड आयनों के साथ गठबंधन करता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पेंट में उत्पादित एसिड को क्या करता है? बेअसर करता है, और एंटासिड के रूप में यह काम करता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका उत्तर जो है यहाँ पर हो जाएगा MgOH2। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि अम्लीय जो है मृदा के उपचार के लिए जो है हम किनका इस्तेमाल करते हैं?
तो अम्लीय मृदा के उपचार के लिए आप CaOH2 का उपयोग करते हैं। देखिए अम्लीय भूमि को सामान्यतः ग्रस्त भूमि कहते हैं, और क्योंकि इसमें जो है अम्लीयता के कारण जो है उसकी उपजाऊ शक्ति क्या होती है, कमी हो में उसमें उपजाऊ शक्ति में कमी आ जाती है, और ऐसा भूमि से उत्पादन की पूर्ण क्षमता दोहन करने के लिए रासायनिक खादों के साथ साथ जो है चूने का सही प्रयोग सबसे सरल और उपयोगी उपाय होता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि जल में अम्ल का घोल बनाने का सही तरीका। तो जल में अम्ल का घोल बनाने का सही तरीका एकदम है पानी में एसिड मिलाइए। देखिए पानी में एसिड का घोल बनाने का सही तरीका, पानी में क्या करें, एसिड मिला दें, और यह जो है एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। क्या है, ऊष्माक्षेपी, और यह यदि अम्ल में पानी मिलाया जाता है तो बड़ी मात्रा में ऊष्मा क्या होता है, इसमें उत्पन्न होता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि उदासीकरण प्रतिक्रिया के उत्पाद हमेशा होते हैं, क्या होते हैं, तो एक अम्ल के और क्षार द्वारा, एक एसिड और एक नमक, नमक पानी, नमक और एक आधा। तो यहाँ पर उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा नमक और पानी। देखिए अम्ल और क्षार के जो प्रतिक्रिया जो है उदासीकरण के रूप में जाना जाता है, और इस प्रक्रिया में ऊष्मा के विकास के साथ नमक और पानी का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। अगला है कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, और इसके पेस्ट को अम्ल और क्षार में अलग अलग मिलाने पर कौन रंग दिखाई देगा। तो यहाँ पर बताना है कौन रंग दिखाई देगा। तो पहला है कि अम्ल और क्षार दोनों में पीला होगा, अम्ल में पीला और क्षार में लाल होगा, अम्ल में गुलाबी और क्षार में पीला, अम्ल में लाल और क्षार में नीला। तो यहाँ पर उत्तर जो है वो हो जाएगा अम्ल में पीला और क्षार में लाल होगा। देखिए कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए उपयोग के लिए जो है ये जाने विशेष प्रकार या पदार्थों के संकेतक के रूप में करते हैं। देखिए जब हल्दी को जो है अम्लीय घोल में मिलाया जाता है तो यह पीली हो जाती है, और जब इसे क्षारीय घोल में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। ये याद रखेंगे, क्षार में लाल, अम्ल में पीला। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि फिनोल्फथेनिक एक सिंथेटिक संकेतक है, और अम्लीय और क्षारीय घोल में इसका रंग कैसा होगा, तो इसका रंग जो है गुलाबी और रंगहीन हो जाएगा। चौथा नंबर यहाँ पर है, इसका रंग जो है रंगहीन और गुलाबी होगा। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि जब मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय होती है तो उसमें पौधे अच्छे विकसित नहीं होते, ठीक है, हो पाते हैं। इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए मिट्टी में क्या मिलाना चाहिए, तो इसमें आप जो है कार्बनिक पदार्थ को मिला दीजिए। पहला नंबर सही हो जाएगा। जब मिट्टी या तो बहुत अधिक अम्लीय या बहुत क्षारीय होता है तो क्या होता है, पौधे अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। और जब मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय होती है तो इसमें जो है बिना बुझे चूना, यहाँ पर जब बहुत अधिक अम्लीय होगा तो बिना बुझा हुआ चूना, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, या बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारों से उपचार किया जाता है। और यदि मिट्टी क्षारीय है तो उसमें क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ खाद मिलाया जाता है, और कार्बनिक पदार्थ जो है अम्ल छोड़ते हैं, जो मिट्टी की मूल प्रकृति को क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है। क्या करता है, निष्क्रिय करता है। यहाँ पर एक नंबर उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्षारीय वाला में। अगर अम्लीय बोलता तो बुझा हुआ चूना आप कर देते, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझे चूने। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि लिटमस जो है एक प्राकृतिक रंग निम्नलिखित में से किसका अर्क है, चाइना गुलाब, गुलहड़, चुकंदर, लाइकेन और ब्लूबेरी। तो यहाँ पर उत्तर जो है यह हो जाएगा लाइकेन का। देखिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक संकेतक लिटमस है, इसे लाइकेन से निकाला जाता है। जब इसे अम्लीय घोल में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब इसे क्षारीय घोल में मिलाया जाता है तो यह क्या होता है, नीला हो जाता है, और यह घोल के रूप में या कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिसे लिटमस पेपर के रूप में आप जानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उदासीकरण प्रक्रिया है क्या है, तो यह जो है भौतिक और परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता, रासायनिक परिवर्तन और परिवर्ती परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा चौथा नंबर, रासायनिक परिवर्तन है जिसको उल्टा नहीं कर सकते। देखिए अम्ल और क्षार के बीच की प्रतिक्रिया को उदासीकरण के रूप में जानते हैं, और इस प्रक्रिया में ऊष्मा के विकास के साथ लवण और पानी का उत्पादन होता है, और यह जो है एक रासायनिक परिवर्तन है जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर चौथा नंबर हो जाएगा सही। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक घोल जो है हल्दी सूचक या रंग पीले से लाल कर देता है, समाधान क्या है इसका, तो क्षारीय, अम्लीय, न्यूट्रल या अम्लीय। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो क्षारीय। देखिए एक मूल समाधान हल्दी का जो है हल्दी सूचक का रंग पीले से लाल में बदल जाता है, और हल्दी एक प्राकृतिक संकेतक है। जब इसे पीले
सॉरी, जब इसे जो है अम्लीय घोल में मिलाया जाता है तो यह क्या होता है, पीली हो जाती है, और जब इसको क्षारीय घोल में मिलाते हैं तो यह क्या होता है, लाल हो जाता है। तो उत्तर क्या जाएगा, क्षारीय। अगला नंबर है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ के समूह में अम्ल होते हैं? अंगूर, नींबू, पानी, सिरका, साबुन, दही, मैग्नीशियम, दूध, दही, सिरका। तो उत्तर उत्तर जो है यहाँ पर दही और सिरका हो जाएगा। देखिए दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, ये क्या है, स्वाद में खट्टा होता है, और इन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, एसिड होता है। दही और सिरके में क्रमशः क्या होता है, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड होता है। तो यहाँ पर उत्तर जो है हो जाएगा चौथा नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि रंगहीन विलयन में फेनोल्फथेनिन सूचक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता, इस समाधान की प्रकृति क्या है? तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा, यह ना तो अम्लीय है ना ही उदासी। देखिए फेनोल्फथेनिन अम्लीय घोल में रंगहीन रहता है और क्षारीय घोल में गुलाबी हो जाता है। वे विलयन जो लाल या नीले लिटमस का रंग नहीं बदलते उसे उदासीन विलयन कहते हैं। इसलिए घोल या तो अम्लीय है या उदासी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन जो है अम्ल क्षार सूचक है? तो अम्ल क्षार सूचक जो है वह कौन है? तो वह हल्दी है। क्या है? पदार्थों में यह विलयन जो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन विलयनों के भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं वह सूचक कहलाता है। हल्दी देखिए, लिटमस देखिए, चीनी, गुलाब की पंखुड़ियाँ, गुलर जिसको बोलते हैं गुलहर, ये सब जो है प्राकृतिक में पाए जाने वाले अम्ल और क्षार सूचक हैं। ठीक है, नमक, सिरका, ये बेकिंग सोडा नहीं होगा। तो उत्तर यहाँ पर हल्दी हो जाएगा। अब हम आगे की ओर चलेंगे। देखिए ये वीडियो को हम यहीं पर आज रखेंगे, उसके बाद जो है बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको हम समाप्त करवाने की कोशिश में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और इसके आगे अगर वीडियो देखना है तो आप हम इसको प्ले लिस्ट बना देंगे, और इसमें जितने भी सारे वीडियो आएंगे जो साइंस का होगा वो आप देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।